अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। मैं सैयदा राहत आबदी सादक़ीन एजुकेशन सर्विसेज की जानिब से आप सबको उर्दू जमात नहम और दहम में खुशामदीद कहती हूँ और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बाखैरियत होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आज हम गज़ल पढ़ेंगे। आज पहली गज़ल हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको गज़ल के मुतालिक छोटी छोटी जुज़ियात बताती जाऊंगी। लफ्ज़ गज़ल फ़ारसी का लफ्ज़ है। वैसे अगर आप देखें तो फ़ारसी में गज़ल उस आवाज़ को कहते हैं जो हिरन मरते हुए आखिरी टाइम में अपने मुंह से निकालता है, और हिरन को फ़ारसी में गज़ाल कहा जाता है। तकरीबन 1000 साल पहले गज़ल की पैदाइश ईरान में हुई और वहाँ की फ़ारसी ज़बान में ही इसे लिखा गया और कहा गया। इसके लुग़वी मायने औरतों से बातें करने के हैं और इस्तिलाही मायनों में वो सिन्फ़ सुख़न जो 5, 7, 11 अशआर पर मुश्तमिल होती है और हर शेर एक नया मजमून लिए होता है। पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। उमर शायर मक्ते में अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं। इब्तिदा में इसे इश्क या गुफ्तगू को ही बांधा जाता था, मगर अब तमाम मामलात ज़िंदगी इसका मौजू बन रहे हैं। यानी पहले सिर्फ शायर इश्क और आशिकी के लिए गज़ल कहा करते थे, औरतों से बात करने का, इसीलिए इसका मफ़हूम दिया गया है इस्तिलाही में, लुग़वी मायनों में। लेकिन इसको गज़ल भी इसीलिए कहा गया। लेकिन जैसे जैसे ज़माने ने करवट बदली, दौर बदला, अब इसमें गर्दिश रोज़गार, गर्दिश दौरा सब कुछ कहा जा रहा है, मगर हर शेर अपने तौर पे मुकम्मल और जामे होता है। उर्दू की इब्तिदा से लेके आज तक बहुत से शोरा गुज़रे हैं जिनके नाम मुख्तलिफ हैं। आप लोग भी वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहे होंगे और अब पढ़ेंगे। मीर तकी मीर है, गालिब है और ऐसे बहुत सारे शोरा हैं। आज हम पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश। आज हम उनका कलाम भी पढ़ेंगे और उनके मुतालिक भी पढ़ेंगे। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ख्वाजा अली बख्श के बेटे थे। बुजुर्गों का वतन बगदाद था, जो तलाश माश में शाहजहांबाद चले आए। नवाब शुजाउद्दौला के ज़माने में ख्वाजा अली बख्श ने हिजरत करके फैज़ाबाद में सकूनत इख्तियार की। आतिश की विलादत यहीं 1778 में हुई। बचपन ही में बाप का साया सर से उठ गया, इसलिए आतिश की तालीम व तरबियत बाकायदा तौर पर ना हो सकी और मिजाज में शोरीदा सरी और बांकपन पैदा हो गया। आतिश ने फैज़ाबाद के नवाब मोहम्मद तकी खान की मुलाजमत इख्तियार की और उनके साथ लखनऊ चले आए। नवाब मज़ाक़े सुखन भी रखते थे और फ़न सिपाहीगिरी के भी दिलदादा थे। आतिश भी उनकी शायराना सिपाहियाना सलाहियतों से मुतासिर हुए। आतिश ने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की, किसी दरबार से ताल्लुक़ पैदा ना किया, ना ही किसी की मदह में कोई कसीदा कहा। कलील आमदनी और तंग दस्ती के बावजूद ख़ानदानी वक़ार कायम रखा। ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में ये आपको बता रहे हैं कि बचपन में उनके वालिद की डेथ हो गई थी। इसी वजह से जब उनकी तरबियत और तालीम व तरबियत हो रही थी तो उनके सर पे किसी का साया नहीं था जो उनकी तरबियत को बाकायदा कर सके। इसीलिए खुदसरी उनके मिजाज में आ गई थी और थोड़ा सा बांकपन भी था, नज़ाकत भी थी। तो आपने जब बड़े हुए तो आपने नवाब मोहम्मद तकी खान की मुलाजमत की। नवाब मोहम्मद तकी खान जो थे वो शायरी का मिजाज भी रखते थे और सिपाहियाना सलाहियतें भी थी। एक फ़ौजी की सलाहियतें भी उनकी थी, उसके भी वो दिलदादा थे, शौकीन थे। तो मिर्ज़ा भी, ख्वाजा हैदर अली आतिश भी उसी से मुतासिर हुए और उन्होंने भी इन्हीं दोनों शोबों को अपनाया। इसके साथ साथ कलाम में अगर आप कहें तो कलाम जो है बेहतरीन कलाम है आपका सानी मुश्किल ही से मिलेगा। आपने लेकिन कभी भी किसी लालच में नहीं आए, जैसे बाकी शोरा दरबारों से मुंसलिक होकर माहाना वजीफ़े पाते थे, आपने कभी वो वजीफ़ा नहीं लिया। आपने अपनी शायरी को कभी नहीं बेचा। बहुत ही कलील आमदनी होने के बावजूद तंग दस्ती से घर चलता था, गुर्बत के साथ चलता था, लेकिन आप उसको वैसे ही चलाते रहे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो आप लोग भी ये सारी बातें ख्वाजा हैदर अली आतिश की ज़हन में रखेंगे जब उनके कलाम को पढ़ेंगे। अब मैं उनके कलाम की बुलंद ख़्वानी करूँगी। तलबा व तालिबात, अब मैं इस गज़ल की बुलंद ख़्वानी करूँगी, लेकिन इसकी तशरीह मैं आपको इसकी दूसरी वीडियो में भेजूँगी। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे,
کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے، دہن کہتے ہیں منہ کو، گما بے معنی خیالات، گمان ویسے خیال کو کہتے ہیں، شک و شبے کو کہتے ہیں، تو وہ باتیں جو ان کا محبوب ان سے کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے زبان پہ کیسے کس طرح کے عجیب و غریب جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں گمان ہے، خیال ہیں۔ کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، کیسی کیسی باتیں، کلام بات کو کہتے ہیں، درمیان میں آ جاتی ہیں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ زمین چمن، باغ کی زمین کیا کیا گل کھلا رہی، کتنے بڑے بڑے، کتنی عجیب عجیب، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں اس پہ پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی طرح آسمان کو بھی دیکھو تو کتنے رنگ آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، گور کہتے ہیں بیٹا قبر کو، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نامیوں سے مطلب مشہور لوگ، غم و غصہ و رنج اندو ہو ہرما، یہ تمام مختلف کنڈیشنز ہیں، مختلف حالت ہے انسان کے جذبات کی، غم، غصہ، رنج، اندو بھی صدمے کو کہتے ہیں، ہرما بھی یاس کو کہتے ہیں، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ شکر نعمت کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، مزے لینا، انجوائے کرنا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی زبان میں سمجھا رہی، مزے لینے کا مطلب مزے لینا یا انجوائے کرنا۔ سوال نمبر 1 ہے، اب اس کی مشق جب ہم حل کرنے بیٹھ رہے ہیں تو اس کے سوال نمبر 1 مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے، اس میں سے صرف میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گی کہ آتش کی غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند آیا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ہے کنائے کی تعریف کیجیے، تو کنایا آپ کے سبق کے لاسٹ میں آپ کی کتاب پر موجود ہے، اس کی تعریف اور اس کی تفصیلات، وہاں سے آپ پڑھ لیں۔ کنایا ویسے اشارے کو کہتے ہیں، کسی کو اشارتاً جو بات کی جائے وہ کنائے میں کہی جاتی ہے۔ پیج نمبر 163 پر اس کا جواب موجود ہے لاسٹ میں، کہ یہ کنایا جب کسی کی ہم ایسی بات کریں جو اشارتاً کریں، ڈائریکٹ نام نہ لیں۔ سوال نمبر 2، 3 اور 4 آپ کو خود حل کرنے ہیں۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اشعار کی تشریح اور باقی مارکس انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔